नमस्कार और इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना तो है ही, साथ ही दुनिया के व्यापार की जीवन रेखा भी है। पनामा नहर। हमारे पास जो स्रोत है वो द पैनामा कनाल इंजीनियरिंग द इस्थमस से लिए गए कुछ अंश हैं जो इस विशाल संरचना का एक बहुत दिलचस्प खाका खींचते हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि ये नहर क्या है, इसे बनाने में क्या क्या मुश्किलें आईं, ये काम कैसे करती है और इसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं और शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो सुनने में ही अजीब लगती है। ये नहर समतल नहीं है। जहाज़ों को अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक जाने के लिए समुद्र तल से लगभग 85 फीट ऊपर उठाया जाता है। तो सबसे पहले ये पनामा नहर आखिर है क्या और ये इतनी जरूरी क्यों है? सिर्फ एक शॉर्टकट से ज्यादा तो कुछ होगा ही। ये मध्य अमेरिका के पनामा देश में एक 82 किलोमीटर लंबा इंसानों का बनाया हुआ पानी का रास्ता है। और हाँ, ये एक शॉर्टकट है, लेकिन शायद इतिहास के सबसे असरदार शॉर्टकट्स में से एक। इसके बिना जहाज़ों को पूरे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का चक्कर लगाकर केप हॉर्न से गुजरना पड़ता था, जो हजारों किलोमीटर लंबा और बेहद खतरनाक रास्ता है। केप हॉर्न, मैंने सुना है कि उसे जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहते थे। तो ये सिर्फ समय और ईंधन बचाने की बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। समय और ईंधन तो बस एक हिस्सा था। सुरक्षा की भी बात थी। बिल्कुल। असली बचत तो जोखिम में हुई। केप हॉर्न का मौसम कब बदल जाए कोई नहीं जानता। वहां बर्फीले तूफान और विशाल लहरें आम बात है। पनामा नहर ने शिपिंग कंपनियों के न सिर्फ पैसे बचाए, बल्कि अनगिनत जहाज़ों और उन पर काम करने वाले लोगों की जिंदगियां भी बचाईं। ये सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं, एक सुरक्षित रास्ता था। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसे बनाना भी किसी जंग से कम नहीं था। 1881 में फ्रांस ने कोशिश की, लेकिन वे बुरी तरह नाकाम रहे। ऐसा क्या हुआ था? फ्रांसीसी टीम की विफलता सिर्फ तकनीकी नहीं थी, ये घमंड की भी कहानी थी। उन्होंने कुछ ही साल पहले सुएज नहर बनाई थी, जो रेगिस्तान में थी। उन्हें लगा कि वो पनामा के जंगलों को भी उसी तरह जीत लेंगे। लेकिन यहाँ तो दुश्मन बिल्कुल अलग था। हाँ, यहाँ दुश्मन रेत नहीं बल्कि बीमारियां फैलाने वाले मच्छर और हर दिन होने वाला भूस्खलन था। मलेरिया और पीले बुखार ने हजारों मजदूरों की जान ले ली और प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से तबाह हो गया। ये प्रकृति के खिलाफ एक लड़ाई थी जिसमें शुरुआती दौर में प्रकृति जीत रही थी। यानी उन्होंने पनामा के भूगोल और माहौल को कम आंका। हाँ, फिर 1904 में अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया। उन्होंने ऐसा क्या अलग किया जो फ्रांसीसी नहीं कर पाए? अमेरिकियों ने फ्रांसीसी टीम की गलतियों से सीखा। उन्होंने इंजीनियरिंग का काम शुरू करने से पहले मेडिकल साइंस का काम शुरू किया। उन्होंने एक बहुत बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया, दलदली जमीनों को सुखाया और मच्छरों को खत्म किया ताकि बीमारियों पर काबू पाया जा सके। तो पहले बीमारी से लड़े, फिर नहर बनाई। जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन इस जीत की भी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। स्रोत में जिक्र है कि अमेरिकी प्रोजेक्ट के दौरान भी हजारों मजदूरों की मौत हुई थी। ये एक कड़वा सच है। ये मानना होगा कि इस नहर की नींव में कंक्रीट और स्टील के साथ साथ हजारों इंसानी जानें भी लगी हैं। ज्यादातर मजदूर कैरेबियाई देशों से थे, जो बहुत मुश्किल हालात में काम करते थे। हर बार जब कोई जहाज आज आसानी से इस नहर से गुजरता है, तो वो उन मजदूरों की कुर्बानी पर तैर रहा होता है जिन्होंने मच्छरों, बीमारियों और भूस्खलन से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। तो ये इंजीनियरिंग का चमत्कार भी है और एक मानवीय त्रासदी भी। दोनों एक साथ हैं। और आखिरकार 15 अगस्त 1914 को ये नहर खुल गई। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। 31 दिसंबर 1999 को एक और बड़ा बदलाव आया। बिल्कुल। जब नहर का पूरा कंट्रोल पनामा को वापस मिल गया। ये पनामा के लिए एक बहुत बड़ा पल रहा होगा। निश्चित रूप से ये एक लंबी और कभी-कभी तनावपूर्ण बातचीत का नतीजा था। अपने देश की सबसे कीमती संपत्ति पर पूरा अधिकार हासिल करना पनामा के लिए राष्ट्रीय गौरव का क्षण था। और आज पनामा नहर प्राधिकरण, जो एक पनामियन सरकारी एजेंसी है, इसे बहुत कुशलता से चला रहा है। ये पनामा की पहचान का हिस्सा बन चुका है। तो अमेरिका ने बीमारियों पर तो काबू पा लिया, लेकिन भूगोल की जो असली चुनौती थी, मतलब पनामा की उबड़ खाबड़ पहाड़ी जमीन, उसका उन्होंने क्या हल निकाला? एक मिनट, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। समंदर को जोड़ने का सबसे सीधा तरीका तो एक सीधी खाई खोदना होता,
जहाज़ों को 26 मीटर यानी लगभग 85 फीट ऊपर उठाने का ये इतना जटिल तरीका क्यों चुना गया? ये तो काम को और मुश्किल बनाने जैसा लगता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है और यहीं इस नहर की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रतिभा छिपी है। पनामा के बीचों बीच एक पहाड़ी श्रृंखला है। उस समय की तकनीक से समुद्र तल पर एक सीधी 82 किलोमीटर लंबी खाई खोदना लगभग असंभव था। और खतरनाक भी। बहुत ज्यादा, क्योंकि भूस्खलन का डर हमेशा बना रहता। इसलिए इंजीनियरों ने एक अलग रास्ता निकाला। अगर हम पहाड़ नहीं हटा सकते तो क्यों ना जहाजों को ही पहाड़ के ऊपर से ले जाएं? जहाजों को पहाड़ के ऊपर से? ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। मतलब जहाज एक दरवाजे में आता है, फिर पानी भर के उसे ऊपर उठाया जाता है। बिल्कुल यही होता है। इसे लॉक सिस्टम कहते हैं और आप इसे पानी की सीढ़ियों या जहाजों के लिए एक वाटर एलिवेटर की तरह समझ सकती हैं। जब एक जहाज नहर में दाखिल होता है तो वो एक बड़े कंक्रीट के चैम्बर में आता है जिसे लॉक कहते हैं। उसके पीछे के गेट बंद हो जाते हैं। फिर पास की एक विशाल झील से पानी उस चैम्बर में छोड़ा जाता है। बिना किसी पंप के? हाँ, इसमें कोई पंप इस्तेमाल नहीं होता। सब कुछ सिर्फ गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी से होता है। जैसे जैसे चेंबर में पानी भरता है, जहाज धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। और ये प्रक्रिया कई बार होती है। हाँ, ये 3 चरणों में होता है। एक के बाद एक 3 लॉक से गुजरकर जहाज लगभग 85 फीट ऊपर उठकर गैटून झील के लेवल तक पहुंच जाता है। गैटून झील? जी, ये गैटून झील इस पूरे सिस्टम का दिल है। ये एक बहुत बड़ी कृत्रिम झील है जिसे चागरेज नदी पर बांध बनाकर बनाया गया था। जहाज इस झील को पार करते हैं और फिर दूसरी तरफ के लॉक्स में पहुंचते हैं, जहां ठीक इसी प्रक्रिया को उल्टा किया जाता है। अच्छा, मतलब पानी निकालकर नीचे लाया जाता है? बिल्कुल। चेंबर से पानी निकालकर जहाज को धीरे धीरे वापस समुद्र तल तक नीचे लाया जाता है। ये सोचना ही अविश्वसनीय है कि ये पूरा सिस्टम बिना किसी बाहरी पावर के सिर्फ ग्रेविटी और पानी के बहाव से चलता है। हाँ। 100 साल पहले बिना सुपर कंप्यूटर के इतने सटीक कैलकुलेशन कैसे किए होंगे? और हर लॉक का दरवाजा सैकड़ों टन वजनी होता है। ये वाकई इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। और ये आज भी उतनी ही सटीकता से काम करता है? बिल्कुल। ये सब भौतिकी के सरल सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसे इतने बड़े पैमाने पर लागू करना ही असली कमाल है। तो इस सब का आज की दुनिया पर क्या असर है? स्रोत से में दिए गए आंकड़े तो काफी प्रभावशाली हैं। इसका असर मतलब बहुत बड़ा है। ये वैश्विक व्यापार का एक चौराहा है। दुनिया का लगभग 5% व्यापार इसी नहर से होकर गुजरता है। 5%? हाँ, इसे ऐसे समझते हैं, दुनिया में बिकने वाले हर 20 सामानों में से एक इस नहर से होकर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आज सुबह मैंने जो कॉफी पी या जिस फोन पर हम ये बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि उसका कोई हिस्सा या वो खुद कभी न कभी इस 82 किलोमीटर के रास्ते से गुजरा हो। आपने बिल्कुल सही समझा है। ये सिर्फ जहाजों की कहानी नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है एकदम। ये एशिया से अमेरिकी पूर्वी तट तक या यूरोप से अमेरिकी पश्चिमी तट तक सामान पहुंचाने का सबसे तेज और सबसे किफ़ायती तरीका है। चीन, जापान और अमेरिका जैसे देशों के लिए ये बेहद ज़रूरी है, और पनामा के लिए तो ये उसके अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अच्छा। देश की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नहर से होने वाली कमाई पर चलता है। इससे जुड़ी शिपिंग सर्विसेज, बैंकिंग और लॉजिस्टिक्स में हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन इसकी कहानी 1914 में खत्म नहीं हुई। स्रोत के मुताबिक 2016 में इसका एक बड़ा विस्तार भी किया गया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या पुरानी नहर काफी नहीं थी? समय के साथ मतलब जहाजों का आकार बहुत बड़ा होता गया। शिपिंग इंडस्ट्री ने महसूस किया कि एक बार में ज्यादा माल ले जाने से लागत कम होती है। जो सबसे बड़े जहाज मूल नहर से गुजर सकते थे, उन्हें पैनामैक्स कहा जाता था। पैनामैक्स? हाँ, लेकिन जल्द ही जहाज इतने बड़े बनने लगे कि वो इन लॉक्स में फिट ही नहीं हो सकते थे। व्यापार का एक बड़ा हिस्सा नहर के हाथ से निकल रहा था। तो इस विस्तार प्रोजेक्ट में नए और बड़े लॉक्स बनाए गए। जी, 2016 में जो विस्तार हुआ उसमें नए और कहीं ज्यादा चौड़े और गहरे लॉक्स बनाए गए। इससे नहर की क्षमता लगभग 2 गुनी हो गई। 2 गुनी? हाँ, 2 गुनी। इन नए विशाल जहाजों को न्यू पैनामैक्स कहा जाता है। अब बहुत बड़े कंटेनर जहाज और LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस के बड़े बड़े टैंकर भी इससे गुजर सकते हैं, जिसका असर दुनिया के ऊर्जा बाजारों पर भी पड़ा है। लेकिन स्रोत कुछ चुनौतियों का भी जिक्र करते हैं, जैसे पर्यावरण पर असर और पानी का संकट। ये एक विरोधाभास जैसा लगता है कि एक जलमार्ग पानी के संकट से कैसे जूझ सकता है। और यही इस इंजीनियरिंग चमत्कार की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। जैसा कि हमने चर्चा की, ये पूरा लॉक सिस्टम गैटून झील के ताजे पानी पर निर्भर है।
हर बार जब एक जहाज नहर से गुजरता है तो लाखों गैलन ताज़ा पानी लॉक्स के माध्यम से समुद्र में बह जाता है। और वो पानी बर्बाद हो जाता है। हाँ, वो बर्बाद हो जाता है। और उस पानी की भरपाई बारिश से होती है। तो अगर बारिश कम हुई तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। बिल्कुल। जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश का पैटर्न बदल रहा है। अगर पनामा में सूखा पड़ता है तो गैटून झील का जलस्तर गिर जाता है। जब ऐसा होता है तो नहर प्राधिकरण को जहाज़ों पर वजन की सीमा लगानी पड़ती है या हर दिन गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या कम करनी पड़ती है। और उससे फिर पूरी सप्लाई चेन पर असर पड़ता होगा। बिल्कुल, शिपिंग कंपनियों को देरी होती है, उनका खर्च पड़ता है और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और पर्यावरण पर असर की जो बात है उसका क्या? उसके भी कई पहलू हैं। झील के आसपास के जंगलों की कटाई से पानी की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। और एक और चिंता यह है कि जहाज़ों के साथ कुछ ऐसे समुद्री जीव या पौधे एक महासागर से दूसरे में पहुंच सकते हैं जो वहां के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन सब चुनौतियों से निपटना नहर के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए मुख्य बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने एक ऐसे इंजीनियरिंग चमत्कार के बारे में जाना जिसका एक मुश्किल और दर्दनाक इतिहास रहा है। हमने इसकी अनोखी लॉक प्रणाली को समझा जो विशाल जहाज़ों को गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से ऊपर उठाती है। और इसके जबरदस्त आर्थिक महत्व को भी देखा जो इसे वैश्विक व्यापार का एक अनिवार्य हिस्सा बनाता है। और साथ ही हमने भविष्य की उन चुनौतियों पर भी गौर किया जो इसके सामने खड़ी हैं, खासकर पानी की कमी का गंभीर मुद्दा। ये इंसान की बनाई हुई एक शानदार मशीन है, लेकिन ये आज भी पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील की कहानी नहीं है। नहीं, ये पानी, व्यापार और लोगों की भी कहानी है। स्रोत हमें 1914 के उद्घाटन और 2016 के विस्तार तक की जानकारी देते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे जैसे जहाज और बड़े होते जाएंगे और जलवायु परिवर्तन का असर गहराएगा, अगले 100 सालों में पनामा नहर का अगला स्वरूप क्या होगा? क्या हमें पानी बचाने वाली कोई नई तकनीक देखने को मिलेगी या फिर दुनिया को एक बिल्कुल नए रास्ते के बारे में सोचना होगा?